सरकार यह सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी ना मिले। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती को चैलेंज किया तो उसे मई 2025 से भी ज्यादा कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं कि अगर हमें लगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है और उसका पानी हिस्सा है तो हम इंडिया से जंग तक कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, जिस देश के पास परमाणु हथियार है वो जंग की धमकी टैंकों या मिसाइलों के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए दे रहा है। यही बताता है कि असली चोट कहाँ लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम सीमा पर लगी गोलीबारी की बात नहीं करेंगे बल्कि उन असली दबाव बिंदुओं की जहां से इंडिया पाकिस्तान को सबसे गहरी चोट पहुंचा सकता है बिना एक गोली चलाए। पानी, पैसा, उसका अपना प्रांत बलूचिस्तान और उसका सबसे बड़ा आर्थिक सहारा, यह मोर्चा आज एक साथ खुले हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की, क्योंकि यही सबसे कच्ची नस है। पहलगाम अटैक के बाद अप्रैल 2025 में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभ्यास में डाल दिया था। यानी 1960 से चला आ रहा ये समझौता, जो दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली वाटर शेयरिंग संधियों में गिना जाता है, अब निलंबित है। जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पूरी तरह वेरिफेबल तरीके से नहीं छोड़ता तब तक यह संधि बहाल नहीं होगी। इंडस नदी सिस्टम की 3 पश्चिमी नदियां इंडस, झेलम, चिनाब पाकिस्तान की खेती और बिजली उत्पादक की रीढ़ है। भारत इन नदियों पर अपस्ट्रीम है, यानी ज्योग्राफी खुद भारत के पक्ष में है। जून 2026 में भारत के जल संसाधन मंत्री CR पाटिल ने साफ कह दिया था कि सरकार यह सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी ना मिले। इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने इसे वाटर एग्रेशन बताया और यह मामला अब वर्ल्ड बैंक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत इन इंटरनेशनल कोर्ट्स की वैधता को ही सिरे से खारिज करता है। मई 2026 में एक आर्बिट्रेशन कोर्ट ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला भी दिया, जिसमें भारत की वाटर कंट्रोल क्षमता पर सीमाएं तय की गई, लेकिन भारत ने उसे भी इलीगल बताते हुए मानने से इनकार कर दिया। दूसरा मोर्चा है पैसे का। भारत लगातार FATF के सदस्यों देशों जैसे फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की पैरवी कर रहा है। याद रहे, पाकिस्तान अक्टूबर 2022 में ही FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला था और उसके बाद से भारत लगातार इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए पश्चिमी देशों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की एजेंसियों का कश्मीर में हुए टेरर अटैक से सीधा संबंध है। इसके अलावा भारत वर्ल्ड बैंक और IMF के मंचों पर भी पाकिस्तान को दिए जाने वाला लोन्स पर सवाल उठ रहा है। हालांकि यहाँ एक सच्चाई भी समझना जरूरी है। मई 2025 में जब भारत ने IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले 2.3 अरब डॉलर के पैकेज पर आपत्ति जताई थी, तो IMF ने भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए वह मीटिंग आगे बढ़ाई ही। यानी फाइनेंशियल प्रेशर तुरंत असर दिखाने वाला हथियार नहीं है। यह एक धीमी लंबी लड़ाई है जो बूंद बूंद करके पाकिस्तान की साख को कमजोर करती है। और अगर पाकिस्तान को कभी IMF की शर्तों के तहत अपने सारे फॉरेन फंडिंग डिटेल्स उजागर करने पड़े तो उसमें CPEC के तहत चाइना से लिए गए कर्जों की भी पूरी जानकारी सामने आनी होगी, जिसे अब तक गुप्त रखा गया है। तीसरा मोर्चा दोस्तों वो है जिसे कई स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भारत का सबसे कम इस्तेमाल किया हुआ लेकिन सबसे धारदार हथियार मानते हैं, बलूचिस्तान। यह सिर्फ हमारी पिछली वीडियोस का विषय नहीं बल्कि खुद भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बाकायदा दर्ज मोड़ है। 2016 में तब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे भाषण में पहली बार बलूचिस्तान, गिलगिट और POK के लोगों का जिक्र करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया था। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर इस मुद्दे को छुआ। उसके तुरंत बाद भारत ने पहली बार बलूचिस्तान का मसला यूनाइटेड नेशन में भी उठाया। विश्लेषक इसे भारत की फॉरेन पॉलिसी के तर्कश में एक नया तीर तक कह चुके हैं। और यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, खुद भारत में रह रहे बलोच कम्युनिटी के लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की कि संसद में एक औपचारिक प्रस्ताव लाकर बलोच फ्रीडम स्ट्रगल को समर्थन दिया जाए। और यहाँ तक कि एक बलूचिस्तान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की भी मांग उठी है। अमेरिका में मौजूद बलोच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष ताराचंद ने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीधे PM मोदी को संबोधित करते हुए भारत की कार्रवाई का खुला समर्थन भी किया था। दोस्तों, ये असर सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। मोदी के उस बयान के बाद लंदन में भी बलोच एक्टिविस्ट सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने सीधा चाइना की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया था CPEC प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। यानी बलूचिस्तान का मुद्दा उठते ही यह सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहता, इसका असर
सीधा चाइना तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि CPEC और ग्वेडर दोनों इसी विवादित जमीन पर टिके हैं। जब इंटरनेशनल मंचों पर ह्यूमन राइट्स और उग्रवाद के आरोप एक साथ उठते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए एक डबल प्रेशर बन जाता है। एक तरफ अपनी छवि बचाना, दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े इन्वेस्टर को यह भरोसा दिलाना कि उसका पैसा सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी संतुलन भी समझना होगा। कई जानकारों का यह मानना है कि 2016 का वो बयान सिर्फ एक रणनीतिक दबाव था, कोई ठोस फॉलोअप प्लान नहीं, और उसका उल्टा असर ये हुआ कि पाकिस्तान को बलोच राष्ट्रवादियों पर भारत का एजेंट होने का थप्पड़ लगाने का एक और बहाना मिल गया। भारत की भी अपनी सीमाएं हैं। भारत की सीधी सीमा बलोचिस्तान से नहीं लगती और वहां किसी भी तरह के हस्तक्षेप के लिए ईरान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसियों का सहयोग चाहिए होगा, जो खुद पाकिस्तान से तनाव नहीं चाहते। यही वजह है कि भारत की रणनीति अब तक ज्यादातर बयानों, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे उठाने और डिप्लोमेटिक समर्थन तक सीमित रही है। फिर भी दोस्तों, असर साफ दिखता है। जब भी बलूचिस्तान में कोई बड़ा हमला होता है, पाकिस्तान की सेना का पहला रिफ्लेक्स भारत पर आरोप लगाना होता है। यही बताता है कि सिर्फ भारत के नाम का जिक्र भर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक स्थायी सिरदर्द बन चुका है। चौथा मोर्चा इसी से जुड़ा है, CPEC पर असर। दोस्तों, यहाँ भारत को सीधे हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी अस्थिरता ही उसका सबसे बड़ा कमजोर बिंदु बन चुका है और भारत को सिर्फ इतना करना है कि वह इस अस्थिरता को लगातार दुनिया के सामने उजागर करता है। कुछ महीने पहले ही एक अमेरिका माइनिंग कंपनी ने बलूचिस्तान में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन जब उसी क्षेत्र में लगातार ब्लास्ट और सिक्योरिटी ऑपरेशन चलते रहे हैं तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अपने आप हिलने लगता है। चाइना, जिसने CPEC में अरबों डॉलर झोंके हैं, बार बार अपने नागरिकों और प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुका है। और आखिरी मोर्चा है सैन्य साख और परसेप्शन का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वह बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ऑपरेशन सिर्फ 88 आवर्स ट्रेलर था। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत की सैन्य क्षमता अब पहले से कहीं आगे है और अगली प्रतिक्रिया इससे भी सख्त हो सकती है। इस तरह की परसेप्शन खुद एक दबाव का काम करती है। पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी मोर्चों को एक साथ देखें, पानी की सप्लाई पर नियंत्रण, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर दबाव, बलूचिस्तान का डिप्लोमेटिक कार्ड और उससे जुड़ी CPEC की अस्थिरता और सैन्य साख के जरिए मनोवैज्ञानिक बढ़त, यह साफ हो जाता है कि भारत की रणनीति अब सिर्फ सीमा पर जवाब देने तक सीमित नहीं है। यह एक धीमी, बहुआयामी दबाव की रणनीति है जो पाकिस्तान को एक साथ कई मोर्चों पर कमजोर करती जा रही है, बिना किसी एक बड़े टकराव के। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इन मोर्चों में से आपको कौन सा सबसे असरदार लगता है, जो असल में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तकलीफ दे सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी हर जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे थे बैठक।